नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे की जो काफ़ी संवेदनशील भी है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सड़क सुरक्षा पर। हमें ये जानकर आश्चर्य होता है कि हमारे देश में एक साल में लगभग 4.5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं और जिसमें से करीब 1.5 लाख लोग अपने बहुमूल्य जीवन को गंवा देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पर हमें बात करनी चाहिए और इस विषय पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष रूप से यहाँ पर आमंत्रित हैं पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय जी, जो वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं और सामाजिक कार्यों से निरंतर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। इसी के साथ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं शैलेश तिवारी जी, जो कि RTO इन्फोर्समेंट हैं, देहरादून में आप कार्यरत हैं। तिवारी जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और इसके साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर YP सुंदरियाल जी जुड़े हुए हैं। एक लंबा अनुभव इनके साथ में है शिक्षाविद के रूप में और आप भी हमारे साथ में चर्चा के लिए बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा है और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। आए दिन हमें देखने को मिलता है कि सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और लोग जो हैं अपना बहुमूल्य जीवन उसमें बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि आंकड़े बताते हैं, 2022 की जो रिपोर्ट है सर, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो 4.5 लाख दुर्घटनाएं जो हैं हमारे देश में प्रतिवर्ष होती हैं और लगभग 1.5 लाख लोग काल के गाल में समा जाते हैं। तो एक शुरुआत अगर हम करना चाहें कि अधिकतर लोग जो हैं वो व्यवस्था को दोष देते हैं। शैलेश जी, मैं आपसे ये प्रश्न करूंगा कि क्या जो मौजूदा हमारे ट्रैफिक नियम हैं वो पर्याप्त हैं या इन्हें और सख्त किए जाने की आवश्यकता है? सड़क सुरक्षा जैसा आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लगभग 1,75,000 लोग प्रतिवर्ष इसमें उनकी मृत्यु हो रही है रोड एक्सीडेंट्स में। जहाँ तक उत्तराखंड में देखेंगे, उत्तराखंड में भी काफ़ी इस मामले में रोड जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस मामले में भी उत्तराखंड का स्थान काफ़ी हायर रैंक में है। और यहाँ भी प्रति वर्ष अब देखेंगे तो 1000 लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो जा रही है। यानी विगत 20 वर्षों में लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हुई है और इसमें बहुत सारे लोग घायल भी हो रहे हैं और जो लोग बच जा रहे हैं, कई लोग क्रिटिकली इंजर्ड हो जा रहे हैं, हैंडीकैप भी बहुत सारे लोग हो जा रहे हैं। और वैसे लोग हैं जो हमारे परिवार को चलाने में जिनका रोल रहता है। 18 साल से 49 साल के लोग हैं जिनके आधार पे पूरा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम पूरे परिवार का चलता है। तो ये तो बैकग्राउंड है। और उत्तराखंड में देखेंगे तो सिवियरिटी रेट भी ज़्यादा है। सिवियरिटी रेट उसको बोलते हैं कि प्रति 100 जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। पूरे देश में के मुकाबले हमारा जस्ट डबल है। लगभग 100 दुर्घटना हो रही है तो 50 से लेकर के 70 लोगों की मृत्यु हर एक साल अलग अलग होता है, इससे मृत्यु हो रही है। तो जो आपने पूछा है कि ये ट्रैफिक रूल्स हमारे रेगुलेशन है, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे चेंज होते रहते हैं। समय के साथ बदलाव किया गया है। पहले 1988 में लाया गया, उसके बाद 2019 में काफ़ी बदलाव किए गए और अभी हमेशा देखेंगे कुछ ना कुछ बदलाव पॉजिटिव सेंस में हो रहा है। तो रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए जो ट्रैफिक नियम हमारे हैं बहुत वैलिड हैं, बहुत सफिशिएंट हैं, कारगर है। लेकिन हो क्या रहा है कि इसको लागू कैसे किया जा सकता है? लागू करने के 2 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है कि जो गाड़ी चलाने वाला है या जो इसमें इंगेज लोग हैं वो स्वयं कैसा बिहेव करते हैं, क्या वो ट्रैफिक नियम को फॉलो कर रहे हैं? एक चीज़ मैं बता दूँ, कोई भी नहीं चाहता है कि दुर्घटना हो और अधिकतर लोगों को ये पता होता है कि रोड के नियम क्या है, ट्रैफिक के रूल्स क्या है, कैसे चलना है, प्रोटोकॉल क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी अवहेलना करते हैं और उसमें दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो मेरा मानना है कि जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं और दूसरी बात जो इन्फोर्स करने वाले लोग हैं, जैसे परिवहन विभाग है, पुलिस विभाग है, ट्रैफिक के लोग हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं। तो जो पहला प्रश्न आपका है इसमें मेरा यही उत्तर रहेगा कि जो ट्रैफिक के नियम है, नियमावली है, जो देश में बनाई गई है उस समय के साथ बहुत सटीक है और इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट है, लेकिन बस है कि इसको कैसे हम लोग लागू करते हैं। जी, तो आपने कहा कि नियम अपने आप में सक्षम हैं, बशर्ते लोग उन्हें किस तरह से पालन उनका करते हैं और जो पालन कराने वाली संस्थाएं हैं वो किस तरह से अपना रोल निभाती हैं। तो डॉक्टर संजय, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि
क्या ये चालकों की लापरवाही का नतीजा भी है जो इस तरह से अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमने तो कहा कि 1.5 लाख से अधिक लोग जो हैं वो काल के गाल में समा जाते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि गंभीर रूप से घायल होने के बाद और जीवन भर तक वो बेड रिडन होते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं। तो ये स्थिति तो और भी भयानक है। तो ये क्या चालकों की लापरवाही इसे मान लिया जाए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा और सभी श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार करूँगा कि ये सच में एक ज्वलंत मुद्दा है। मैं तो इसको एक ही लाइन में कहूँ तो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो चिंता एवं चिंतन का विषय है। बिल्कुल। अभी शैलेश जी ने बताया कि नियम बहुत हैं और उनके इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें नियम क्या करें, जो आपने अभी पूछा इसका कारण क्या है। हमने एक क्लिनिकल स्टडी की है सर जी। उसमें 90% सड़क दुर्घटनाएं वो चालक की लापरवाही से होती है। दुर्घटनाएं दो लोगों के बीच में होती है, गलती एक की हो सकती है, दोनों की होती है, कई बार दोनों की होती है। क्या इस लापरवाही है, और लापरवाही क्या है? लापरवाही है एक व्यावहारिक समस्या है। हम जैसे लिखते हैं तो अब लिखने में आपका रोल है, हमारा ज़्यादा रोल है सर। हमारी राइटिंग खराब है तो इसमें किसका दोष है? आज किसका दोष कहेंगे? हाँ, बचपन में दो लोगों का दोष है, हमारे माँ बाप का दोष है और हमारे शिक्षकों का दोष है जी। यदि ये दोनों लोगों ने ध्यान दिया होता तो हमारी राइटिंग खराब नहीं होती। इसी तरह से सड़क दुर्घटनाओं को देखें, लापरवाही में यदि कहें तो सबसे पहले है चालक की लापरवाही है, उसके साथ में जुड़े हुए उनके माँ बाप की लापरवाही है, और इसके साथ देखा जाए तो हमारे शिक्षकों की लापरवाही। जैसे आपने कहा एक शिक्षक के नाते जो पिछली बार घटना हुई और जो हम आपस में बात कर रहे थे, भाई किसकी गलती है? माँ बाप की गलती है, शिक्षकों ने क्यों नहीं? मैं इसको ऐसे समझता हूँ, जैसा कि आपने एक टाइटल दिया है, सड़क सुरक्षा है वो एक सामूहिक जिम्मेवारी है। माँ बाप अपना फर्ज निभाएं, शिक्षक अपना फर्ज निभाएं, पुलिस अपना निभाए, जो हमारे देश के प्रदेश के समाज सुधारक हैं वो अपना फर्ज निभाएं। यदि इसको बहुत थोड़े से बात में कहा तो जैसे मैंने कहा कि यदि हम जिस दिन यातायात के नियमों को सीख लेंगे और उनका हम मानना शुरू कर देंगे, और सरकार, पुलिस, हमारा परिवहन विभाग या समाज या हमारे माँ बाप इस बात पे कर लेंगे कि यदि जब ये लापरवाही करेंगे, नियम की अवहेलना करेंगे, तो इनको हम पहले सिखाएंगे और इनसे हम मनवाएंगे। और मैं इसको यही कहूँगा कि यदि हमने जिस दिन लोगों ने यातायात के नियमों को सीखना शुरू कर दिया, ईमानदारी से मानना शुरू कर दिया, सरकार ने इनको सिखाना शुरू कर दिया और सरकार ने इनको मनवाना शुरू कर दिया, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और आपके प्लेटफॉर्म से कहने में हमें कोई इसमें हिचक नहीं है, सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। अभी आपने एक जो और बात कर रहे थे, मैं इसी में एक और कहना चाहिए कि नुकसान कितना है। नुकसान को देखिए, मुझे अपने आप में 45 साल से मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी का मुझे अनुभव है और पिछले 25 साल से तो सड़क सुरक्षा अभियान को एक जीवन भर के लिए संकल्प ले लिया है कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं और लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं। जागरूक करने का एक ही है कि सीइंग इज बिलीविंग। अभी आज सोच रहे हैं हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं सर? सिर्फ चर्चा इसलिए हो रही कि हमारी राजधानी में, देहरादून शहर में अभी 6 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, यही एक कारण है और कोई कारण नहीं। तो चूंकि ये ट्रिगरिंग पॉइंट हमेशा चल रहा है। अभी शैलेश जी ने एक और बात बताई जो आपने कहा है, एक हम पुलिस का आंकड़ा बता रहे हैं आपको। पुलिस में है कि हमारे प्रदेश में 1500 दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें 1000 लोगों की मौत होती है। अब इसको आप अंदाज लगाएं तो क्या होगा? 3 दुर्घटनाएं हुई, 2 की मौत हो रही। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो ट्रेन है वो पहाड़ी क्षेत्र है। सड़कें यहाँ पे कोई भी सड़क को आप देखें, आपको सबका अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है कि 10-20 मीटर तक भी सड़क सीधी नहीं जाती है। कहीं कहीं पे 180 टर्न करती है और उसके बाद एक्यूट टर्न होते, स्टीप होता चढ़ना। उसके बाद भी देखिए कि यदि धोखे से भी, और सड़क का कहना, सड़क पे चलने का मैं तो सभी चालकों से यही कहूँगा, ये इतना अटेंटिव होना चाहिए कि कहते भी हैं जैसे ही आपकी निगाह हटी और दुर्घटना घटी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, खास तौर से पड़ाव में। तो कहने को तो बहुत सी चीज़ें, और रात की दुर्घटनाएं जानलेवा होती हैं। डॉक्टर संजय, मैं फिर आपके पास में आऊँगा। प्रोफेसर सुंदरियाल, आप इतना लंबा अनुभव आपका है, शिक्षण संस्थानों से आप जुड़े रहे हैं, आए दिन छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई खबरें आती हैं, देखने में आता है कि सड़क में जो दुर्घटना हो रही है उसमें छात्र हैं, ट्रिपल राइडिंग का मामला हो, बिना हेलमेट के जाना हो तो छात्रों पे
शिक्षण संस्थानों पे, माँ बाप पे आरोप लगते हैं, जैसे कि अभी हम कह रहे थे। तो इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच क्या आपको लगता है कि सामाजिक जो बदलाव हो रहे हैं वो भी कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि बच्चे की ज़िद के आगे माँ बाप नतमस्तक हो रहे हैं और उसे जो है, चाहे वो गाड़ी की मांग कर रहा है, चाहे दूसरी बेवजह की मांगें कर रहा है, उसको पूरी कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब के बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने अभी कहा कि घर जो है बच्चे की पहली पाठशाला होती है। बिल्कुल। और बच्चे के पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को जितना अच्छा समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि बाहर का आदमी उतना अच्छी तरह से उसको समझता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मनोवैज्ञानिक तरीके से जब तक पेरेंट्स अपने बच्चे को डील नहीं करेंगे, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट रख करके, और उसको ये नहीं बताएंगे कि बेटा तुम्हारा भविष्य तुम्हारे पास है, लेकिन हमारा भी जो जीवन है तुम पे निर्भर है, इस तरह से आप उसको भावनात्मक रूप से नहीं जोड़ेंगे, तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें जो है पेरेंट्स को बदलाव लाना होगा। दूसरी बात यह है कि सुविधाएं आजकल बच्चे मांगते हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी एक बाउंड्री लाइन खींचनी होगी कि हमें अपने बच्चे को कहाँ तक सुविधाएं देनी है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल में जब कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो माँ बाप का भी ये फ़र्ज होता है कि हमारा बेटा घर से हेलमेट पहन के जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसको ये बताएं कि बेटा हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके साथ मतलब मेरे कहने का मतलब अगर सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा आप अटैचमेंट रखेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इसमें बदलाव आ सकेगा, निश्चित रूप से बदलाव आएगा। जी बिल्कुल सही। तो सामाजिक बदलाव भी हम देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं माँ बाप जिस तरह से बैकफुट पे आते हैं, तो आपने कहा कि बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक लाइन खींचने की ज़रूरत है कि माँ बाप भी उस हद तक जाएं और बच्चे को जो है इमोशनली अपने से अटैच करके रखें। मैं यहीं पे सर एक बात जोड़ना, जो आपने कहा कि अभी की माँ बाप जरूर चीज़ों को दें, लेकिन आप उसमें ये ध्यान रखें कि उनको कब दें। जी। आप इसको देखिए कि हमारा बच्चा जिद कर रहा है, जैसे कि आज हम इसको थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहते हैं, आप इसको देखिए जी। अमेरिका में कोई भी गन किसी भी टाइम ले ले, कहीं से भी ले ले, तो क्या इस तरह की व्यवस्था हमारा बच्चा कह रहा है कि नहीं पापा है 15 साल का, आप मुझे गाड़ी दे दीजिए, मोटरसाइकिल दे दीजिए। मैंने तो ये घटनाएं देखी हुई हैं ना सर। 17 साल का बच्चा हाईवे पे गाड़ी चला रहा है, बस को ओवरटेक कर रहा है, दोनों टांगें टूट गई हैं, और इसके बाद माँ बाप, आज मैं अपने इस माध्यम से कहता हूँ, मैंने आज तक ऐसा कोई माँ बाप, बहुत रेयरली हैं जो कहीं कि 100 में किसी ने एक ने कहा हो कि मेरे बच्चे की गलती। हर व्यक्ति यही कहता साहब दूसरे की गलती। हम सब धनी लोगों से हमारा एक अनुरोध भी है, आग्रह भी है कि आप इस तरह से करिए, क्योंकि हम आप लोगों को रोल मॉडल मानते हैं, हमारे बच्चे आप लोगों को रोल मॉडल मानते हैं, तो आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को वही दें, ये सोच के कि गरीब आदमी अपने बच्चे को ये दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और एक सर्वे कराया गया, मैं शैलेश जी की बात पे आता हूँ, जब हम नियमों की बात कर रहे थे तो एक सर्वे कराया गया, दून की एक संस्था है उसके द्वारा, और उसमें लोगों से फीडबैक लिया गया नागरिकों के द्वारा। तो अधिकतर लोगों ने जो फीडबैक दिया उसमें ये बात निकल करके आई कि जो हमारे नियम हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, वो तो अपने आप में सक्षम हैं, लेकिन उनको कठोरता से लागू नहीं किया जाता। चाहे वो ट्रैफिक लाइट की बात हो, चाहे पुलिस व्यवस्था की बात हो, चाहे चालान कटने वाली बात हो, चाहे किसी तरह की बात हो, लेकिन लोग ना फॉलो कर रहे हैं और ना उनको कठोरता से लागू किया जा रहा है। इस मामले में बोलना चाहूँगा मैं कि पुलिस और परिवहन विभाग जो अदर संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन क्या है कि गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है जी। आप अगर देखेंगे तो देहरादून में ही 10 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। और इनकी संख्या हर साल 10% के आसपास बढ़ रही है। तो इतनी बड़ा सेटअप है, इतनी सड़कें हैं, ब्रांच रूट हैं, दिन का है, रात का है, तो गाड़ियाँ खूब चल रही हैं, तो हर एक गाड़ी के पीछे आदमी नहीं जा सकता है। और एक चीज़ और भी मैं देख रहा हूँ कि हम चालान करते हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो जुर्माना भर करके आगे निकल जा रहे हैं। तो इसमें होना चाहिए कि चालान तो हो, साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए, मदर फादर को भी इन्फॉर्म करना चाहिए हम लोगों को। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे रात को गाड़ी चला रहे हैं, 2 बजे 3 बजे रात को चला रहे हैं, तो अगर हम उनको पकड़ते हैं तो सिर्फ चालान न करें, हमें उनको बताना है, पापा को फ़ोन करें उनके पापा को कि भाई आपका बच्चा गाड़ी चला रहा है और इसमें इसकी ओवर स्पीडिंग है, इसने हेलमेट नहीं पहन रखा है। तो ये सब चीज़ें हमें अगर करेंगे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। दूसरी बात है कि इन्फोर्समेंट के पार्ट है, तो इन्फोर्समेंट हर ढंग के हो रहे हैं।
आप देखेंगे फिजिकली रोक करके हम लोग चलान कर रहे हैं जी। उसके बाद हमारे पास जैसे ओवर स्पीडिंग की है तो हमारे पास स्पीड रडार गन है, इंटरसेप्टर है, अब तो एनपीआर कैमरे भी लग गए हैं जी। हर अभी आपको लगता होगा, आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि कई बार लोगों को लगता है कि मुझे तो रोका ही नहीं गया, मैं तो निकल आया। नहीं, आपके ऊपर हर जगह नज़र है। अब कैमरे लगे हुए हैं, हर एक जगह एनपीआर कैमरे का सेटअप आ गया है। तो आप क्या है कि अगर नियम का वायलेशन करते हैं तो आपका चालान हो जाएगा, आपके घर चालान पहुंच जाएगा, एसएमएस आ जाएगा। और एक चीज़ और बता दूं, इसके बाद आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्टेड भी हो जाती है। कोई भी काम आप यहाँ नहीं करवा पाओगे आरटीओ ऑफिस में, ना तो गाड़ी आपकी ट्रांसफ़र होगी, ना रीसेल कर पाओगे, कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे बताया था आपने कि जो नियम कानून हमारे हैं उसमें एक चीज़ और भी लाया गया है कि कुछ ऐसे ऑफेंस हैं उसमें चालान भी करते हैं, साथ ही साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 मंथ्स के लिए मिनिमम सस्पेंड होता है। जैसे ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है, इन सब चीज़ों में क्या होता है कि 3 मंथ्स का लाइसेंस सस्पेंड, इसका बहुत असर हो रहा है जी। इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा आप में इसको कि लोग चाहते हैं कि भाई हमारा जुर्माना ले लो लेकिन लाइसेंस हमारा सस्पेंड मत करो। होता क्या है कि उससे वो गाड़ी चलाते हैं, कई लोग काम करते हैं, कई लोग स्विगी जोमेटो और कई कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। तो जो लाइसेंस के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और अब तो हम लोग जो शराब पी के वाहन चलाते हैं उनके लाइसेंस सस्पेंड करने के साथ नहीं करते हैं, उनको कैंसिल करने का हम लोग कर रहे हैं। तो इससे हम लोग का मानना है कि धीरे धीरे जो है असर पड़ेगा। और कोई बड़ी दुर्घटनाएं सिर्फ आप देखते हैं जी। एक अदर साइड भी है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इस पर फॉलो भी कर रहे हैं। अब ये जो दुर्घटना हुई है देहरादून की, उसमें मैं देख रहा हूँ कि जो पेरेंट्स हैं काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। कई पेरेंट्स तो डरे हुए भी हैं जी। क्योंकि ये बहुत ऐसी दिल दहलाने वाली दुर्घटना थी कि पूरे इंडिया, पूरे मतलब कई जगह विश्व में इसकी चर्चा हुई है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स भी अब कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चों पे नियंत्रण रखें। और मेरा मानना है कि बच्चों को लिबर्टी दीजिए लेकिन लिबर्टी का एक लिमिट होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारा जिंदा रहना है। बिल्कुल। अगर हम जिंदा रहेंगे तभी अपनी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं। तो जीवन बेशकीमती है जैसा कि आपने कहा, और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हम रैश ड्राइविंग न करें, हम इस भरोसे क्यों रहें कि कोई आएगा और हमें रोकेगा। हम पुलिसिंग व्यवस्था पे चाहे प्रहार करें, चाहे आरटीओ पर प्रहार करें, चाहे जो कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम एक जिम्मेदारी के होने के तरीके से, मतलब जिम्मेदार नागरिक होने का हम एक सबूत दें, और जिम्मेदार नागरिक जिस तरह से व्यवहार करता है उस तरह से हम बर्ताव करें। डॉक्टर सुंदरियाल, कई कारण हो सकते हैं जैसे कि अभी चर्चा में हम देख रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बात आती है व्यवस्थाओं की, तो सड़कें जो हैं वो उनकी गुणवत्ता भी सड़क दुर्घटना में एक कारण बनती है। हाँ, निश्चित रूप से सड़कों का भी बहुत बड़ा इसमें भूमिका है जी। और सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो मैं शैलेश साहब ने जो अभी बातें कही, क्योंकि वो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं जी, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 30 साल तक का जो लाइसेंस जिस बच्चे का हो ड्राइविंग का, उसमें उसका पेरेंट्स का नंबर हो, और पेरेंट्स का नंबर डालने से पहले आप कांटेक्ट कर लें कि वो पेरेंट्स का ही नंबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, किसी और का दे रहा है, किसी और का दे रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि सड़क, आजकल मैं देखता हूँ नेशनल हाईवे जो आपका देहरादून से दिल्ली जा रहा है उसमें बहुत सुधार भी हुआ, बहुत चौड़ा भी हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो लोग सुबह सुबह अपने पालतू कुत्तों को उधर घुमाने ले जाते हैं। जी। अब जानवर को तो के लिए कोई नियम नहीं है ट्रैफिक के। एग्जैक्टली। जब जानवर के लिए नियम नहीं है तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई वो जानवर को भी नुकसान न पहुंचे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग जो अपने डॉगीज़ को सुबह सुबह जो है टहलाने ले जाते हैं, वो कम से कम नेशनल हाईवे पे न ले जाएं। जी, एकदम सही। बिल्कुल, ये भी एक जिम्मेदारी है। हाँ, और सामाजिक जिम्मेदारी है। जैसे दूसरा, आपने सड़कों का, मैं थोड़ा ये चाहूँगा कि अगर सरकार थोड़ा सा फुटपाथ पैदल लोगों के जाने के लिए बना दे जी, तो शायद उससे भी काफ़ी दुर्घटनाएं रुक सकती हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि फुटपाथ तो अगर बनाया है तो वो सड़क से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। ऐसा फुटपाथ मैंने यहाँ पे देखा नहीं है जी, ताकि हाईवे पे पैदल सफ़र करने वाले जो हैं वो हाँ, आराम से पैदल जा सफ़र सकें। करने वालों को कोई दिक्कत ना हो, और गाड़ी वाले को भी ये पता रहे कि भाई ये पैदल का रास्ता है। हाँ। तो मुझे अपनी गाड़ी कहाँ तक ले जानी है। जी, बिल्कुल। हाँ, सुंदरियाल जी ने बहुत सही बताया कि फुटपाथ होनी चाहिए।
अब जो रोड इंजीनियरिंग की बात आपने जहाँ तक की है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। रोड एक्सीडेंट के 3-4 कंपोनेंट होते हैं, जैसे अवेयरनेस है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंट है, इमरजेंसी है। तो इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या होनी चाहिए कि रोड की अलाइनमेंट सही हो, उसमें गड्ढे नहीं होने चाहिए। और एक चीज़ जो पहाड़ी मार्गों के लिए सबसे ज़रूरी है वो है क्रैश बैरियर या पैरापेट वॉल। पहले देखा होगा सीमेंट के बनाए जाते थे, वो इतने हाइट के होते थे। अब उसके बदले क्रैश बैरियर आ गए। क्रैश बैरियर क्या होता है, वो साइकोलॉजिकल डिमार्केट करता है रोड को कि इसके बाद रोड नहीं है। दूसरी बात, अगर कहीं उससे टकरा जाती है, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना बनती है, तो क्रैश बैरियर रोक लेता है। और क्रैश बैरियर के साथ साथ उसमें अब एक चीज़ और भी हो रही है कि रात के लिए रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं उसमें जी, ताकि दिन को तो दिखाई देती है, रात को नहीं दिखाई देती है। तो कई जगह जो है रिफ्लेक्टर टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ब्लिंकर्स हैं। तो और ये जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पहले बनते थे स्पीड ब्रेकर बड़े बड़े, अब थोड़ा सा उसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है जी। अब उसके लिए रंबल स्ट्रिप बन गए हैं। रंबल स्ट्रिप देखा होगा आपने, जब आप उससे क्रॉस करते हैं तो घड़-घड़ की आवाज़ आती है। 7-8 की सीरीज में लगे होते हैं, उसमें रात को चमकते भी हैं। तो ये सब जेब्रा क्रॉसिंग की मार्किंग सही होनी चाहिए और स्टॉप लाइन सही ढंग से बना हुआ हो। अगर इन सब चीज़ों को फॉलो किया जाएगा तो रोड एक्सीडेंट में कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। जो ये हमारे हैवी व्हीकल्स हैं, मालवाहक वगैरह जो हैं, इनके लिए एक समय निश्चित किया जाता है कि ये शहर में निकलें तो इस समय पर्टिकुलर टाइम पर निकलें, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये भी जो है यातायात को बाधित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इससे भी एक्सीडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं सर 2-3 बातों को जो अभी आपने कहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने क्या कहा, मेरी ओपिनियन सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको लगता है पैरापेट लगने से, हमारी सड़क पर लगने से, यदि अभी इंजीनियरिंग को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ना कोई एक्सपर्ट हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ इंजीनियर, कौन सा एक्सप्रेस वे पे इतना रोड खराब है कि जैसे हमारी गाड़ी बिल्कुल सड़क से खेत में पहुँच जाए? आपको लगता है यदि 80 किलोमीटर से लेके जो कि हमारे हाईवे पे और 100 किलोमीटर हमारे एक्सप्रेस वे पे है और गाड़ी 100 किलोमीटर के चल रही है और उस पे यदि जो आपने बैरियर लगा हुआ है या पैरापेट लगा हुआ, उस गाड़ी को क्या वो रोक लेंगे? और उसका जीता जागता उदाहरण है जो कि अभी देहरादून में हुआ है। यदि 180 किलोमीटर की रफ्तार की गाड़ी है, वो लोहा भी उसको इस तरह से काट सकता है कि जिस लिए तलवार है। बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसमें कितनी निकले, हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा एज ए डॉक्टर, ये मुझे क्या जरूरी है, हमें हर जगह के नदी के किनारे यदि हम जाते हैं तो नदी के किनारे एक बाउंड्री होनी चाहिए कि तभी हम उसमें नदी में जाएं। आज हमारे रोड से थोड़ा सा है, हमारे यहाँ पे राफ्टिंग करते हैं लोग, नदी में चले जाते हैं, सेल्फी लेते हैं। आपको लगता है कि सेल्फी लेने वालों को रोकने के लिए हमें पूरी गंगा पर एक किनारे से और गंगा सागर तक क्या हमें पैरापेट लगाने पड़ेंगे, बैरियर लगानी पड़ेगी या दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, या उन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये नदी है, नदी में आप गिर जाएंगे? जो ड्राइवर है, जो वाहन चला रहा, उसको ये नहीं पता चल रहा कि हमारे पहाड़ में 8 फुट की सड़क है, 10 फुट की सड़क पे हमें वहीं तक सीमित रहना चाहिए। इसका मैं एक साधारण से उससे देता हूं, क्या मेरे पास कोई चीज नहीं है तो क्या मैं उसको छीनना शुरू कर दूं? सड़क हमारी 8 फुट की, हमें 8 फुट से, मैं उसका साधारण सा उदाहरण देता हूं। मैं गांव में पैदा हुआ, आप लोगों का भी गांव का अनुभव होगा, आपका पहाड़ का अनुभव होगा। जब हमारी पगडंडी होती है तो क्या हम पगडंडी में चल के घर में सुरक्षित नहीं पहुंच पाते हैं? क्या उस पगडंडी पे चल के हम रोज गिर रहे हैं और खाई में गिर रहे हैं? इसके लिए कानून की समस्या लिखित नहीं है। जो अभी शैलेश जी, हम समझते हैं हमारा कानून इतना सख्त है, लेकिन हमने कानून को दिमाग में नहीं बिठाया है और कानून दिमाग से माना जाता है। हमें चोरी करने के लिए हर आदमी ताला नहीं लगाएगा, चोरी करने के लिए हमें खुद रुकना पड़ता है कि ये हमारी चीज नहीं है, इसलिए हमें चोरी नहीं करनी है। इस बात को जो अभी आपने कहा, ये एक व्यावहारिक समस्या है। व्यावहारिक समस्या के लिए इन पे काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग हमारे माँ बाप करें, हमारे अभिभावक करें,
हमारे रिश्तेदार करें, हमारे घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं वो करें कि बेटा गाड़ी चलाने पे आप गिर जाओगे, यदि आप 5वीं मंजिल से नीचे गिरोगे तो क्या हमें ये बात बताना चाहिए कि हमारी हाथ पैर टूटेंगे और हम मर जाएंगे? यदि किसी को ये बात नहीं पता, मैं तो सड़क दुर्घटनाओं को कहने में सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, इनको मैं दुर्घटनाएं नहीं मानता हूं सर, ये हत्याएं हैं और आत्महत्या है। यदि आत्महत्या का आप डेफिनेशन सुने और पढ़ें तो वो क्या होती, जो हम खुद करें? या हमें ये नहीं, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बताना पड़ेगा कि एक्सप्रेस वे पे दूरी 100 किलोमीटर, अभी कुछ लोग बात कर रहे थे कि साहब यहाँ 30 आ जाती, 50 आ जाती, 80 आ जाती। मैं मानता हूँ, क्या हमें इतना नहीं पता चला? हमने 10 लाख की गाड़ी खरीद ली कि यहाँ पे एक दुर्घटना हुई थी जो आपने एक्सप्रेस वे पे हुई थी, वहाँ पे एक व्यक्ति, 4 लोग थे, उनकी उम्र थी 30 से 35 साल, चारों लोग अमीर आदमी थे। एक का स्कूल था जो आपने नैनीताल में देखा होगा, बिजनेसमैन थे, बिल्डर थे, रियल्टर थे, डॉक्टर थे, और वहाँ पे 4 लोगों में एक व्यक्ति ये कह रहा था, यदि आपने वो वीडियो देखा हो तो आज नहीं देखा है तो देखिए, जब गाड़ी 230 किलोमीटर पे चल रही, 230 किलोमीटर मीन्स 230 किलोमीटर पर एक्सप्रेस वे पे चल रही, जहाँ परमिटेड लिमिट है 100 किलोमीटर, वहाँ पे उसका दोस्त प्रोवोक कर रहा था, अरे भाई 300 किलोमीटर नहीं चलाई तो क्या फायदा हुआ, हमने अभी 50,000 रुपए इसको यहाँ चलने से पहले सर्विस पे लगाए हुए थे। जब हम इस तरह की होड़ करने लगेंगे तो सड़कें क्या करेंगी, पुलिस क्या करेगी, डॉक्टर क्या करेगा? बिल्कुल। यदि इस सड़क पे चलते हैं, हमने ऐसी घटनाएं देखी है, एक गाड़ी में 5 लोग जा रहे हैं, यदि 2 की मौत सड़क पे हो गई जहां एक्सीडेंट हुआ, 2 की रास्ते में हो गई, और जबकि एक की अस्पताल में होती है तो अस्पताल में डॉक्टर को तोड़ते हैं, अस्पताल को तोड़ते हैं। बताइए सर, इस तरह की व्यवस्था होगी तो क्या होगी? तो ऐसे लोगों के लिए मेरा तो यही कहना है, जब तक सजा दर्दनाक नहीं तब तक सजा कैसी? क्योंकि आपने कहा है अभी के चालान हो रहा है, बहुत लोग शिकायत करते हैं। अभी हम एक एसएसपी साहब का एक कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा हुआ है सर, पिछले 11 महीने में हमारे शहर में 1,30,000 चालान हो चुके हैं, और उनका कहना है कि चालान जो है दुर्घटनाओं को रोक नहीं पा रहे। तो मैं तो कहूँगा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ पे ज़रूरत है। हमारा इस कार्यक्रम में माध्यम से सब लोगों से आग्रह है, खास तौर से बच्चों से, टीनेजर से, बिकॉज हार्मोन्स का रोल होता है। मैं मानता हूँ यदि आपको दौड़ना ही है तो बेटा सड़क पे ना दौड़ो, दौड़ना है तो अपने क्लासरूम में दौड़ो जिससे तुम्हारे नंबर अच्छे आएँ, दौड़ना है तो स्पोर्ट्स में दौड़ो जिससे अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए मेडल लाएं, दौड़ना है तो अपने कार्यालय में दौड़ो जहां पे आप काम कर रहे हैं कि हमारे से जूनियर आदमी नहीं कर पाया, सीनियर ने वो नहीं कर दिया जो आपने कर दिया। तो मैं तो आपको कहता हूं यदि आपको इतना ही चैलेंज करना है, इतना ही हार्मोन का इतना यूज करना है, तो इनको ऐसे क्षेत्रों में करो जिसमें आपके घर वाले, आपके समाज वाले, प्रदेश वाले, देश वाले गर्व करें कि हमारे बेटे और बेटी ने ये काम किया है, ना कि इस बात पे गर्व करें और इस बात को सोचें, इस पे गर्व नहीं होगा कि हमारे बच्चे ने बिना बताए 2 बजे रात में गाड़ी चला दी और गाड़ी ठुक गई और उसमें उसकी मौत हो गई। ये बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। बिल्कुल, और इस तरह से हम देखते हैं कि जिम्मेदारी आपकी ही है, अपनी ही है। जब भी आप सड़क पर जाएं तो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन ज़रूर करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं बता रहा था कि भारी वाहनों की जो आवाजाही है ये एक कारण है, और इनका जो समय निश्चित किया गया उसके अलावा लोग जो हैं इन गाड़ियों को चलाते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 है जो शिक्षण संस्थानों की गाड़ियां हैं वो भी ज़्यादा मात्रा में आजकल दिखाई देती हैं सड़कों पर। जो बच्चे हैं शिक्षण संस्थानों के, जो छात्र छात्राएं हैं, उनकी अपनी निजी वाहन भी होते हैं, उनकी वजह से भी ट्रैफिक होता है। इसके अलावा अगर हम राजधानी की बात करें, देहरादून की बात करें, तो वीकेंड्स पे या कुछ विशेष अवसरों पर बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी वजह से भी ट्रैफिक जो है वो अनियंत्रित हो जाता है। तो क्या इसमें क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रूप से निर्वाहित किया जाए? देखिए, ऐसा है कि ट्रैफिक जाम एक अलग विषय है जी, और सुरक्षा एक, मैं सोचता हूँ कि वो एक अलग विषय है। लेकिन इससे भी, ये भी सुरक्षा से जुड़े हुए, हाँ, ये भी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उसमें कई लोगों के कुछ कार्य बाधित होते हैं जब ट्रैफिक जाम होता है, समय पे नहीं पहुँच पाते। तो सबसे पहले तो ये निश्चित करना होगा कि आप एक लिमिट बनाइए कि इतने पर्यटक जो है वीकेंड में आ सकते हैं। आपको ये रेखाएं तो हर जगह खींचनी पड़ेंगी, और उसके अलावा
आपको ये भी निश्चित करना होगा कि कितने, क्योंकि यहाँ पे वीकेंड में देहरादून में, ऋषिकेश में, मसूरी में अक्सर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हरिद्वार तक जो है लोग आते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है। जो जब हम लोग पहाड़ की तरफ चलते हैं तो कभी कभी ऋषिकेश में 2-3 घंटे का जाम पड़ता है। तो इसके लिए जो है कभी कभी जो है बाईपास जो लक्ष्मण झूला के पल्ली तरफ जो रोड है उससे भी जो है कुछ गाड़ियों को जो है वो निकालते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी और कार्य की आवश्यकता है क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं है। जी शैलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसी प्रश्न को अगर मैं आपसे पूछूं कि सरकार की क्या मतलब योजना है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि यात्रियों का जो दबाव है, पर्यटन जो हो रहा है जिस हिसाब से हो रहा है, तो पर्यटक लगातार हर वर्ष दर वर्ष जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या व्यवस्था सरकार देखती है? मैं सुंदरयाल जी ने जो बोला उसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे आपने पूछा था कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके लिए नो एंट्री का समय तय है, तो नो एंट्री के बाद ही जाते हैं वो। और नहीं, अधिकतर देखने को मिलता है, जैसे आप देखिए कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं वो बेखौफ घूम रही हैं। मुख्य सड़कों पे तो कम दिखाई देती हैं, जो कुछ एरिया जो ओपन है वहाँ तो चलते हैं वो, क्योंकि इनके लिए भी जरूरी है। अगर ये शहर के अंदर नहीं काम करेंगे तो फिर मूवमेंट ऑफ गुड्स जो देश भर में होता है वो बहुत धीमा पड़ जाएगा उसमें। और कई बार हमारी एक मानसिकता हो गई कि हम बड़ी गाड़ी वाले को ही दोषी देते हैं। जी, अगर ये अधिकतर होता है। हाँ, बाइक वाला कार वाले को दोष देता है, कार वाला ट्रक वाले को, बस वाले को देता है। और कई बार देखा होगा उनकी गलती नहीं भी है तब पर भी उनकी मारपिटाई हो जाती है, मॉब लिंचिंग भी हो जाती है। तो उनके प्रति भी हम लोग को सिंपैथी रखना पड़ेगा। एक हमारी जो मानसिकता हो गई कि रोड एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ बड़ी गाड़ी वाले ने किया है और छोटी गाड़ी वालों को इग्नोर कर देते हैं हम लोग। एक दूसरी बात जो स्कूलों की गाड़ी के बारे में बताया आपने, इंस्टीट्यूशन की बसें हैं, वो बसें बहुत ज़रूरी हैं। मेरा तो मानना है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा यहाँ है और वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कई बार हैं कि वो असुरक्षित साधनों से ले जाते हैं जी। कई बार ऑटो में बैठे हुए हैं, कई बार कहीं ई रिक्शा में बैठ गए, पेरेंट्स ले जा रहे हैं, भीड़ में बहुत ज़्यादा बच्चे ठूसे पड़े हुए हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि हमें स्कूल के बसें अगर रहें, स्कूल के वैन रहें तो बहुत अच्छा हो सकता है। और एक चीज़ और ऐड कर दूं मैं इसमें कि स्कूल के में जो गाड़ियाँ जब होता ही हैं उसमें आप बच्चों को, जिसमें ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं उसमें मत भेजिए। कई बार क्या होता है कि कम पैसा लगता है तो वो क्या होता है कि जिसमें ज़्यादा बच्चे बैठे हैं उसी में हमारे बच्चे को भी भेज दो। नहीं, अगर लगता है कि वहाँ इनफ बच्चे हैं, हमारे बच्चे के लिए स्पेस नहीं है तो वहाँ नहीं भेजना है। गाड़ी चढ़ते समय 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। स्कूल के जो गाड़ियाँ होती है उसमें दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। सबसे पहला है कि चढ़ते समय क्या ध्यान रखेंगे हम, एक लाइन से जाएंगे, रेलिंग पकड़ के करेंगे, है ना, और नीचे जो पाँवदान होता है जिसमें पाँव रखने का होता है उसमें हम लोग करेंगे। दूसरा, गाड़ी में बैठने के बाद क्या करेंगे, गाड़ी में बैठ जाते हैं मैं तो अपने सीट पे जाके बैठ जाएंगे, खड़ा नहीं रहेंगे, हाथ बाहर नहीं निकालेंगे, सर बाहर नहीं निकालेंगे। और थर्ड होता है उतरते समय क्या करेंगे, उतरते समय लाइन से भी उतरना है और उतरने के बाद कोशिश करना है कि आगे वाली जो डोर होती है उससे उतरे ताकि ड्राइवर की नज़र में रहें आप, है ना, और उसके बाद रुक जाएं और तब रोड क्रॉस करें। और मेरा तो आपके माध्यम से अनुरोध भी है कि जो गाड़ी में जो हेल्पर होते हैं या वैन के ड्राइवर होते हैं वो छोटे बच्चों को घर तक छोड़ दें। और जो आपका अगला प्रश्न है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि हम लोग 2 चीज़ों पे फोकस करें, क्योंकि हमने देखा है, खुद मेरा अनुभव है कि हम लोग इन्फोर्समेंट खूब कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया 1.5 लाख के गाड़ियों चालान हुए हैं। हमारे विभाग ने भी अभी देहरादून में लगभग 50,000 गाड़ियों के चालान किए हैं। 5,000 चालान तो ऐसे हैं जो ओवर स्पीडिंग में किया हमने जी, ओवर स्पीडिंग जिसमें 120 की स्पीड, 130 की स्पीड भी पाई जाती है। तो ये क्या होता है कि ओवर स्पीडिंग मतलब क्यों करें हम? अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो जल्दी निकलिए और रिलैक्स होकर ड्राइविंग एंजॉयमेंट की चीज़ होती है। तो एक तो है कि इन्फोर्समेंट को हमें बढ़ाना पड़ेगा और इसके साथ साथ एक हमें और चीज़ लेकर चलना पड़ेगा, वो अवेयरनेस का पार्ट है। अवेयरनेस भी बहुत इफेक्टिव है। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं अवेयरनेस तो ठीक है भाई, इन्फोर्समेंट से ही होगा। नहीं, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, उसमें मदर फादर को भी इन्वॉल्व करना है, स्कूल को भी इन्फॉर्म करना है, NGO बहुत सारे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को हमें चाहिए कि मैं जिससे देखता हूँ कि बच्चों को खुद मैं उनके पास जाता हूँ और उनको बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि कितना डरावना रोड एक्सीडेंट का एक मंजर होता है। कई बार तो मैं बच्चों को साथ में ले जाता हूँ, चलो देखने के लिए, आप खुद देखो क्या हुआ है। डॉक्टर साहब भी अपने प्रेजेंटेशन में जो है वो वीडियो दिखाते हैं और उसके माध्यम से बताते हैं। एक प्रश्न डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप पहाड़ों से जुड़े रहे हैं।
हमारे राज्य में प्लेन भी है और पहाड़ भी हैं, तो दोनों तरह की ज्योग्राफी हमारे यहाँ है। तो सड़क दुर्घटनाओं की जब बात आती है तो केवल प्लेन्स एरियाज़ में जो रोड हैं, सड़कें हैं, उनकी दुर्घटनाओं की बात नहीं हम करेंगे। हम पहाड़ों में भी जो दुर्घटनाएं होती हैं और उसमें मुख्य कारण जो है लैंडस्लाइड या फिर कई बार ऐसा होता है कि सड़कें आड़ी टेढ़ी बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि सड़क इंजीनियरिंग पे कुछ काम किया जाना चाहिए या इसको रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाने देखिए, चाहिए? ऐसा है कि जो जहाँ तक लैंडस्लाइड की बात है, जी इस समय सरकार ने एक अच्छा काम ये किया है कि जो मेजर लैंडस्लाइड जोन हैं उनका ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, जी जो कि पहले नहीं था, अब की बार हो रहा है। और उसको हम प्राकृतिक घटना मान लेते हैं। अगर ऊपर से कोई बोल्डर आ गया और गाड़ी के ऊपर गिर गया, जी तो यद्यपि कहीं ना कहीं वहाँ पे ह्यूमन का रोल है, जी लेकिन वो पर्दे के पीछे है, वो उस समय नहीं है। क्योंकि पहले जब हमने उसके ढाल के साथ छेड़खानी करी, स्लोप के साथ छेड़खानी करी, जी तो उसका परिणाम है कि ऊपर से बड़ा बोल्डर गिरा। जी तो अब सरकार ये कर रही है कि उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ड्राइवर्स को पता है कि ये रोड संकरी है, जी इसका आगे वाला बैंड इतना एक्यूट है, लेकिन वो बिल्कुल भी जो है उसको अपनी ignore स्पीड पे ध्यान नहीं देता। जी। और अक्सर आपने देखा होगा, आज ही मैं सुबह इस समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि साहब 150 मीटर नीचे खाई में कार गिरी, माँ, बेटा और पिताजी तीनों जो है मर गए। जी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब ने जो कहा, आपने जो कहा, सबसे अच्छी बात तो ये उन्होंने मतलब सामाजिक चेतना की बात करी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सामाजिक चेतना की जहाँ तक बात है, वो कितना भी आप अवेयरनेस करो, ऐसा नहीं है, सरकार भी अवेयर करती है, परिवहन विभाग भी अवेयर करता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिना सख्त कानून के काबू में नहीं आ सकती। जी समय मेरा कहना तो ये है एकदम सही बोल कि रहे आप बच्चे का लाइसेंस तो कैंसिल करें, साथ में माँ बाप का भी करें। जी क्योंकि वो उनका बच्चा अगर गलत कर रहा है तो उनको आप बताइए पहले जी कि आपका भी लाइसेंस कैंसिल होगा, क्योंकि आपका बच्चा ये इस तरह के ऑफेंस, ये भी ऑफेंस है। आप हेलमेट हाथ में पहन के जा रहे हैं। अब कब तक, आपने कहा कैमरे लगे हुए हैं, जी शाम को हम घूमने जाते हैं तो मैं मोबे वाले की तरफ से देखता हूँ कि उल्टी साइड से लोग आ रहे हैं। जी अब पुलिस हर जगह तो रह नहीं सकती, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, संभव ही नहीं। तो अगर आत्मज्ञान हो जाए उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। जी लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको दंडे की लागू आवश्यकता करने है। के लिए बिल्कुल बहुत सख्त कानून नियम की जरूरत है। अगर आप कोई जुर्माना आप 10,000 रुपये करते हैं तो उसको 20 करिए। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ऑफेंस के लिए अगर आप जेल में भी डालना होगा, जब तक जेल का प्रावधान नहीं होगा तब तक लोग बाज पैसे नहीं सबके पास है। जी आप 10,000 रुपये, वो कहते हैं 20,000 रुपये ले लो, एक चालान नोट कर लो। जी इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत सशक्त कानून बनाने होंगे। बिल्कुल आपके इसी में सर, मैं यदि आप जी, परमिट प्लीज़, करें तो मैं बोलूं सर। मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो आपने कहा अवेयरनेस का, मुझे लगभग 25 साल हो गए जब से इस अवेयरनेस को प्रोग्राम आपने कहा अवेयरनेस है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, हम तो उनको अवेयर करते जिनको पता नहीं। हमें सिर्फ इतनी सी बात नहीं समझ में आती, हम जैसे लोगों के पास, जिन लोगों के पास लाखों रुपए की गाड़ियां हैं और हम सब लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर बहुत पैसा है, क्या हम लोगों को ये बात नहीं पता है या ये हमें अब बतानी पड़ी कि ये सड़क यदि एक्यूट टर्न कर रही 180 तो क्या हमें स्पीड वहाँ पे कम करनी चाहिए या नहीं। जी दूसरी बात आपने कही कि सज़ा, सर जूरिस्प्रूडेंस में जिसकी डेफिनेशन है कि जब तक सज़ा दर्दनाक नहीं तब तक सज़ा कैसी। उसका कारण है कि सज़ा सिर्फ ये नहीं, यदि हम गलती कर रहे तो सज़ा हमें मिल रही है, यही नहीं, हमें जो सज़ा मिली इससे आपको, लखेड़ा जी को भी पता चले, सुंदयाल जी को पता है, शैलेश जी को पता चले, यार डॉक्टर संजय को ये सज़ा मिली है तो मुझे भी ये सज़ा मिल सकती है। बिल्कुल। तब हमें ये करना होगा, तभी इसके लिए करना होगा। और आपने कहा इसके लिए इन्फोर्समेंट की भी है, क्योंकि आपने कहा बिकॉज अभी आपने बहुत साफ लिखा है, सड़क सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। जब सामूहिक जिम्मेदारी है, यदि हमारा बच्चा चलाता, हमारे से गलती हो, हमारे बच्चे से गलती होती है तो सजा थोड़ी बहुत तो हमें भी मिलनी चाहिए। और आप ये देखिए जो लोग इस एक्सीडेंट पे जिनकी मौत हो जाती है, आप सोचिए क्या वो अकेले की मौत होती है, उसके परिवार के सदस्य की मौत होती है। यदि जो मर रहा है वो हमारे आपका घर का नहीं है, लेकिन उसका कोई ना कोई तो उसका घर का है,
तो जब उनको दर्द होता है तो इसी बात को उनको बताया जाए कि बेटा ऐसा नहीं है कि तुम्हें जो तकलीफ हो रही तुम्हें नहीं होगी, तुम्हारे चाचा को नहीं है, मम्मी पापा को नहीं है, फूफा को, दादा दादी, सब लोग इससे प्रभावित होंगे। बच्चों को जो आपने कहा भावनात्मक तौर पर उनकी काउंसलिंग की जाए, माँ बाप से की जाए, और जरूरत पड़े तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से भी करा जाए। क्यों? क्योंकि कुछ हद तक ऐसी चीजें बीमारियां होती हैं और किसी को कोई बीमारी है तो उसका इलाज कराना ही चाहिए सर। जी बहुत अच्छी बात आपने कही। एक छोटी सी चीज मैं ऐड करूंगा, चूंकि हमारा प्रदेश पर्वतीय प्रदेश है, 75% से ज़्यादा एरिया हमारा पर्वतीय है और यहाँ दुर्घटनाएं भी काफ़ी हो रही हैं। तो इसमें कुछ चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान में देंगे तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी। कई बार क्या होता है, बाहर से भी लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि यहाँ का क्या है। तो मेरा मानना है कि वही आदमी यहाँ ड्राइव करे जो इस पर्वतीय क्षेत्रों में ड्राइव कर चुका पहले। इस पर भी नीति बननी चाहिए, एक्सपेरिमेंट ना करें वो। दूसरी बात क्या होती है कि जो मोड़ बताया आपने कि तीखे मोड़ होते हैं, वहाँ अगर पहाड़ में ड्राइव करना प्लेन से आसान होता है। अगर आप अपने लेन पे चलिए, मोड़ों पे हॉर्न दीजिए, अपनी गाड़ी को लैंडस्लाइड जोन पे खड़ा नहीं करना है। बहुत जगह जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऊपर से पत्थर गिर जाते हैं और पूरी गाड़ी क्रश हो जाती है। वहाँ गाड़ी खड़ा करो जहाँ लगता है कि सेफ जगह है, सुरक्षित जगह है। हैंड ब्रेक जरूर यूज करना है और गति धीमा रखना है, और जो गाड़ी नीचे से ऊपर आ रही है उसको प्रायोरिटी दें। जी। और एक चीज़ बताया इससे इन्होंने कि पेरेंट्स को भी सजा होनी चाहिए। इसमें भी आगे हो गया है कि अब अगर नाबालिग कोई गाड़ी चलाता है तो उसमें मदर फादर या गार्डियन जो है उनको दोषी माना जाता है। नियम में है कि वो दोषी है और उनको 3 साल तक का सजा का प्रावधान है और 25,000 रुपये का जुर्माना भी इसमें है। जी। एक मुख्य सवाल मैं आप दोनों से करना चाहूँगा कि ये जो हिट एंड रन वाले केस होते हैं उसमें अधिकतर ये होता है कि जो भी पीड़ित है वो तड़प रहा है, और आजकल का जो चलन है आप देखते हैं कि लोग सेल्फी बनाने में व्यस्त हैं। कुछ लोग इसलिए हेजिटेट करते हैं कि कौन कानून के पचड़े में पड़े। तो इसके लिए क्या नियम है और आप बताएं सर कि फर्स्ट एड का तो पचड़ा अब तो सर बिल्कुल ही हट ही गया है। जो लोग इनको जो सेमेटेरियन की जो स्कीम चल रही है वो अपने प्रदेश में भी अपने देश में भी, और आपने देखा है कि लोगों को इनको प्रोत्साहित भी किया जाता है और पुरस्कृत भी किया जाता है। तो आपके माध्यम से इस कार्यक्रम के आप इस बात पे बिल्कुल ना डरें कि भाई गलती से हो गया, एक्सीडेंट हुआ है, गलती हुई है, कुछ चोट भी लगी है तो आप उसको जरूर अस्पताल में पहुंचाएं। और अस्पताल के लिए मैं जैसे पहले बात कर रहा था, अभी भी फिर भी कहूंगा कि जब भी कोई दुर्घटना घटे, किसी की भी घटे, आपको इससे बिल्कुल हेजिटेट नहीं, जहां भी घटे यदि कम से कम अपने प्रदेश का जो 108 नंबर का है उसको आप डायल करिए। कि पुलिस वहां हर किसी को जानती है, लेकिन आप नहीं जानते कहां डॉक्टर है, कहां अस्पताल है। और घर वालों से भले ही आप उनको बता के नहीं आए, लेकिन उनको बताइए, क्योंकि वही आपके शुभचिंतक हैं, जो भी है वही आपके लिए कराएंगे। डॉक्टर साहब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जब एक्सीडेंट हो गया तो पहले क्या होता था, लोग सोचते थे कि कौन इनकी मदद करे, हो सकता है पुलिस हमसे ही पूछताछ करेगी या माना जाएगा कि आपने ही एक्सीडेंट किया है। ठीक है, तो लोग उससे परहेज करते थे। अब क्या है कि अब सरकार उसको प्रमोट कर रही है। एक गुड समरिटन का कॉन्सेप्ट है, नेक इंसान है ना। वो नेक इंसान अगर किसी की मदद करता है रुक करके, तो उसको क्या है कि अवार्ड भी दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा ये जो ONGC में जो चौक पे दुर्घटना हुई तो उसमें अवार्ड दिया गया उस बंदे को जिसने हेल्प किया। अभी एक आपको याद होगा कि 1.5 साल पहले की घटना है, रुड़की में फेमस क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत जी की दुर्घटना में मतलब काफ़ी इंजर्ड थे वो, लेकिन हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर ने उनकी मदद की तो हमारे CM साहब ने उनको अवार्ड दिया। तो गुड समरिटन का कॉन्सेप्ट है, पुलिस आपसे पूछताछ भी नहीं करेगी, यहाँ तक कि आपको मोबाइल नंबर देने के लिए फोर्स भी नहीं करेगी। तो आप एकदम अच्छे से हेल्प कीजिए, क्योंकि आज आप किसी की हेल्प कर रहे हो सकता है कल उस जगह आप हों और कोई थर्ड पर्सन आपकी मदद करे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इस तरह से हमें जब भी सड़क दुर्घटनाएं हों तो उस समय लोगों की मदद करनी चाहिए, पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी मदद करनी चाहिए। एक छोटा सा मैं आप लोगों से संदेश अगर लेना चाहूँ अपने दर्शकों के लिए, तो आप डॉक्टर साहब आपसे शुरुआत करते हैं कि एक क्या संदेश आप देना चाहते हैं सड़क सुरक्षा पर। जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि अवेयरनेस जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है और उस अवेयरनेस के लिए कई मेथड कई प्रकार से हो सकता है। और माँ बाप जब तक, क्योंकि माँ बाप जो है वो बच्चे से बहुत जुड़े होते हैं, कभी कभी बच्चे को भी वास्तव में पता नहीं होता कि उसके पेरेंट्स उससे कितना प्यार करते हैं। तो इसलिए जब वो घर से किसी वाहन में निकले, चाहे वो स्कूटर में निकले चाहे गाड़ी में निकले, गाड़ी तो वैसे पहले देनी नहीं चाहिए और 2 व्हीलर भी अवॉइड करने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसा है
तो उसको ये ज़रूर बताना चाहिए कि बेटा हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपके ऊपर ये सारा परिवार का भविष्य निर्भर है। इस तरह के इमोशनल अटैचमेंट में हो सकता है थोड़ा बहुत जो है बच्चे पर फर्क पड़ जाए। शैलेश जी आप कुछ? मैं लास्ट में कंक्लूड करूँगा कि हमें कुछ चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर लें। लास्ट में मैं पॉइंट वाइज बताना चाहूँगा कि टू व्हीलर में अगर हेलमेट पहन लेते आप हैं तो समझ लो कि 80% चांस है कि आपकी मौत नहीं होगी जी। आपको चोट लगेगा लेकिन इंजरी ऐसी खतरनाक नहीं होगी जिसमें आपकी मृत्यु हो जाए। तो हेलमेट जरूर पहनिए, पीछे बैठने वाला भी हेलमेट पहनेगा और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहनना है। अगर पैसे बचाने आपको हैं तो पिज्ज़ा बर्गर में बचाओ ना, आप हेलमेट में क्यों बचाते हो? आप हेलमेट अच्छी क्वालिटी का लो, ISM मार्का का लो। सीट बेल्ट जरूर लगाना है। सीट बेल्ट क्या होता है कि गाड़ी अगर मूव कर रही है तो आपकी बॉडी भी मूव कर रही है। अगर सीट बेल्ट लगाते हैं तो आपकी बॉडी जब कहीं क्रैश होता है तो आपको बॉडी स्ट्रेच नहीं रहती है, तो उससे आपकी बचत हो जाती है। तीसरी बात है कि ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। ओवर स्पीड में क्या होता है कि अच्छा से अच्छा ड्राइवर भी अपना विवेक खो देता है, उसका दायरा जो है सामने का वो छोटा होता जाता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाती है और जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करना है, अपने लेन में ड्राइव कीजिए, रॉन्ग साइड ड्राइव मत कीजिए। मोबाइल का प्रयोग तो एकदम नहीं करना है। सीट बेल्ट के बारे में बताया कि अब तो बगल वाला भी सीट बेल्ट पहनेगा, पीछे लोग जो बैठेगा वो भी सीट बेल्ट पहनेगा। अगर बच्चा आपके बगल में बैठा है तो उसको जरूर सीट बेल्ट लगा दें। इन सब चीज़ों को अगर मानेंगे, और एक चीज़ और भी है, अगर दुर्घटना होती तो हेल्प कीजिए। दुर्घटना होने का 1 घंटे का बाद का टाइम जो विदिन 1 आवर होता है वो गोल्डन आवर माना जाता है। अगर उस गोल्डन आवर में उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल गई तो समझिए बचने की संभावना बढ़ जाती है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि उत्तराखंड में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट 108 का है। 108 का एवरेज जो टाइम है वो 10 से 15 मिनट के बीच। 15 मिनट में 108 पहुंच जा रही है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो 108 को जरूर बुलाइए अगर ऐसे दुर्घटना कभी होती है। जी डॉक्टर साहब आप एक छोटा सा संदेश। मैं डॉक्टर के नाते आपको ये बताऊंगा कि दुर्घटनाओं के कारण हैं वो नींद का अभाव, नशे का प्रभाव, थकान का दबाव, और यदि इसके बाद वाहन चलाते समय आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आग में घी का काम करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा आप लोगों से अपना अनुभव बता रहा हूँ, रात की दुर्घटनाएं जानलेवा होती हैं। ओवर टेकिंग में आमने सामने से जो भिड़ंत होती है उसमें बचने की गुंजाइश कम से कम होती है। और साधारण शब्दों में जो सब लोगों का कंक्लूजन यही है कि यदि आप पढ़े लिखे हैं, यातायात के नियमों को सीख सकते हैं और उनको आपको मानना शुरू कर देना चाहिए, इसलिए कि यदि आप नियम से कोई काम करेंगे तो नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। और मैं तो हाथ जोड़ के अपने प्रदेश के सभी नीति निर्माताओं से ये भी कहूँगा कि आप सब लोगों को यातायात के नियम सिखाएं और उनको मनवाएं। यदि ये पाठ्यक्रम में नहीं है तो इनको पाठ्यक्रम में जरूर जुड़वाएं, क्योंकि आदतें बचपन से पड़ती हैं और जो यदि आदत हमें अच्छी या बुरी पड़ गई उसको हमें सुधारना मुश्किल होता है। उसके लिए एक कहावत है, एक निर्माता 1000 समाज सुधारक से अच्छा होता है। यदि सभी वाहन चालक यातायात के नियमों को मानेंगे तो हम जैसे डॉक्टरों को, पुलिस वालों को, परिवहन वालों को, शिक्षाविद को और हमारे दूरदर्शन और हमारे मास मीडिया को इस बात पे जोर नहीं देना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के इस चर्चा से जो चीज़ निकल के आई है वो ये कि आपका जीवन बहुत ही बेशकीमती है और इसकी सुरक्षा आपके हाथों में है। आप अवेयर रहिए, जो भी अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी रखिए, जानकार बनिए और सुरक्षित रहिए। और इसके साथ ही जो इस चर्चा में जो सबसे बड़ी बात निकल के आई वो ये कि सड़क सुरक्षा जो है वो सामूहिक जिम्मेदारी है, किसी एक का कर्तव्य नहीं है। पद्मश्री संजय जी, शैलेश तिवारी जी और प्रोफेसर सुंदरयाल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम जिसमें हमने बात की सड़क सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हम तक ये खबर पहुंचाते रहिएगा। अगले कार्यक्रम में नए विषय के साथ में फिर मिलेंगे। फिलहाल मुझे और सारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।